नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन सरकारी नौकरी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपके अपने परिवार ऑन सरकारी चैनल यानी जो आपके द्वारा संगठित है, उसी के अंतर्गत हम एक और क्लास है जो महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं, जैसे कि कोई एक्ट आया है या फिर 1784 एक्ट या 1717 एक्ट हैं, तो उनके बारे में हमने जाना कि कौन कौन से एक्ट थे जिनके द्वारा फेरबदल किया गया, जो संविधान के अंदर यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में ऐसे फेरबदल किए गए या कौन कौन से गवर्नर जनरल उनके द्वारा बनाए गए। तो उसके बारे में हमने पिछली वाली क्लास में जाना, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार अंग्रेजी व्यवस्था को आधिकारिक भाषा में बदला और चार्टर एक्ट के द्वारा यानी कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, और किस प्रकार भी कंपनी का प्रशासन यानी व्यापार जो करना है उनके काम को समाप्त करना, पूर्णतः समाप्त करना, तो हमने पिछली वाली क्लास में देखा। तो उसी के अंतर्गत जो कुछ अन्य टॉपिक्स हैं जो उनके अंतर्गत छूटे हुए हैं, तो उनके आज हम पूर्ण करने का काम करेंगे। जिसमें हमने देखा कि पिछली क्लास में जो पिछली क्लास का एक बार पॉइंट व्यू देख लेते हैं, जो हमने क्या क्या पढ़ा था, तो उसके बाद एक बार रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो उसमें देखेंगे जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, तो क्या क्या पढ़ा है, तो उसके देखेंगे महत्वपूर्ण घटनाएं। तो हमारा टॉपिक था कल का क्या था, महत्वपूर्ण घटनाएं। तो महत्वपूर्ण घटना के अंतर्गत हमने देखा कि महत्वपूर्ण घटना का नियम जो घटना है, जिसमें हमने 1784 का एक्ट आया, जिसमें 1784 का एक्ट यानी अधिनियम कह सकते हैं, एक अधिनियम आता है जिसके अंतर्गत जो है क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको प्रशासन और व्यापार के में दो भागों में बांटने का काम किया जाएगा। जिसमें कंपनी के व्यापार को और प्रशासन को दो भागों में बांटने का काम किया जाएगा 1784 के एक्ट के द्वारा। लेकिन जो अलग अलग भागों में बांट दिया गया, इसके समय में गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे इसके गवर्नर जनरल। तो उसके बाद हमने देखा कि 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा, तो 1793 का चार्टर एक्ट था, इसमें क्या देखा, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का कार्यकाल 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, कंपनी का कार्यकाल 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। और इसी के अंतर्गत एक और चीज ऐसी थी कि उनके द्वारा जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारियों को संचित निधि से वेतन दिए जाने, यानी जो सरकारी खाता होता है उसके अंतर्गत, तो उससे ही इनका जो है वेतन दिया जाएगा, यानी वेतन दिया जाने लगा। तो फिर हमने पढ़ा कि 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जो भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ है, ईसाई मिशनरियों का आगमन, और इसी एक्ट के अंतर्गत दो अधिकार थे, जो दो अधिकार कौन से थे? चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। दो अधिकार ये थे कि चाय का व्यापार हो और चीन के साथ व्यापार हो। तो इसको, इन दो अधिकारों को छोड़कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के जो भी अधिकार थे, उन सभी अधिकारों को समाप्त करने का काम किया गया, तो इसी एक्ट के द्वारा। तो फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि 1833 का एक्ट, 1833 का एक्ट, 1833 के एक्ट में हमने जाना कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, लेकिन अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाएगा। तो इसी में हमने जाना कि भारत का जो पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेटिक। और अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी विलियम बेटिक ही होंगे, तो उसके बाद हमने देखा कि 1833 में जो अंग्रेजी भाषा है, जो अंग्रेजी भाषा थी, अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाई गई। जो अंग्रेजी भाषा है कब बनाई गई? 1833 में, वर्ष 1833 में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाई गई। फिर हमने देखा कि नोट किया गया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। 1833 में एक ऐसा काम हुआ कि उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी व्यापारी के अधिकार काम थे, जो व्यापार करने के जो भी काम थे, पहले हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दो भागों में बांटा गया, व्यापार में और प्रशासन में। फिर धीरे धीरे करके व्यापार जो काम था उसका धीरे धीरे उसको शट डाउन किया गया, यानी बंद किया गया। तो बंद करते करते जो 1833 तक उसको व्यापार करने का जो कार्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उसे पूर्णतः बंद करने का काम किया गया। 1833 वर्ष है, 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार सारे समाप्त कर दिए गए, यानी सारा शट डाउन हो गया, व्यापार करने का जो काम था वो शट डाउन कर दिया गया सारा। उसके बाद क्या है, 1833 के बाद केवल वो प्रशासन करने के लिए काम करेगी, तो उसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट।
1853 का चार्टर एक्ट, जिसमें हमने देखा कि 1853 में कौन शासन कर रहा है, यानी कौन गवर्नर जनरल है भारत का, तो कौन है, डलहौजी, भारत का इस समय का भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी। तो इसके कार्यकाल में के अंतर्गत तो 1853 का चार्टर एक्ट आता है, तो उसके अंदर क्या होता है, सिविल सर्विस की परीक्षा स्टार्ट हुई, सिविल सर्विस की परीक्षा स्टार्ट हुई। वो कब से कब तक है, तो 1853 से 1923 तक, 1923 तक। तो पहले इसके अंतर्गत हमने जाना कि पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा पास की, तो वो कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहली बार सिविल परीक्षा पास की, जिनकी रैंक 4th आई थी, जो 4th रैंक थे। तो और इसके बाद देखें कि पहले आईसीएस ऑफिसर, यानी पहले आईसीएस जो भारत में बने हैं, जो पहले आईसीएस ऑफिसर हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है पहले आईसीएस ऑफिसर बने। तो उसके बाद हमने जाना कि 1892 का चार्टर एक्ट, 1892 का चार्टर एक्ट, इसके एक्ट के अंतर्गत हमने जाना कि जैसे कि अगर कोई बजट आता है, बजट पेश किया जाता है, यानी संविधान यानी संसद के अंतर्गत, तो संसद के अंतर्गत जो बजट पेश किया जाता है उस पर बहस करने की अनुमति दी गई। किनको, भारतीयों को अधिकार दिया गया कि आप बजट पर बहस कर सकते, लेकिन उसमें एक शर्त भी दी गई, लेकिन उसमें वीटो का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वीटो पावर का यूज नहीं किया जाएगा। क्या था, वीटो पावर का यूज नहीं किया जाएगा, वीटो पावर का यूज नहीं किया जाएगा। क्या, वीटो पावर का यूज नहीं किया जाएगा। तो इसके अनुसार जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं, प्रांतीय जो प्रांत यानी स्टेट वाइज हैं, उनमें गठन किया जाए, किसका, विधानसभाओं का गठन किया जाए। तो इसके अंतर्गत सदनों की संख्या कितनी कर दी गई, सदनों की संख्या 60 की गई। इसके अंतर्गत कितनी सदन संख्या 60 की गई। तो हमने इसी के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण जो चीज है इसके अंतर्गत जानी। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है, इसी के अंतर्गत हम अगला जो टॉपिक है हमारा देखें तो उसमें है, तो पिछली बार देखा हमने 1905 में बंगाल विभाजन के बारे में जाना, बंगाल विभाजन के हमने बारे में जाना, जिसमें लॉर्ड कर्जन, जो इस टाइम पे जो गवर्नर है, कौन है, लॉर्ड कर्जन, तो इस टाइम पे गवर्नर जनरल के बारे में जाने। तो 1899 से 1905 तक जो उनका कार्यकाल है, 1905, जो कर्जन का महत्वपूर्ण रोल है इसमें, लॉर्ड कर्जन जो है, इसका महत्वपूर्ण रोल क्या है कि इसमें बंगाल विभाजन के जो टाइम है, इसका टाइम पीरियड जो है बंगाल विभाजन के काल के दौरान, जिसमें बंगाल के विभाजन कब हुआ, जिसमें बंगाल का विभाजन 20 जुलाई, जिसमें हम जाना 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ, जिसमें देखा गया कि जो बंगाल का विभाजन है तो किस प्रकार से, जो बंगाल जो पूर्वी जो हिस्सा है, जैसे उत्तर प्रदेश का, बिहार का और बंगाल का, यानी बंगाल, उड़ीसा या फिर जो कलकत्ता जो एरिया है, सारा जो एरिया है, उसको एक अलग भागों में विभाजित करने का जो काम किया गया, किसके द्वारा, कर्जन के द्वारा। यानी इसका जो कार्य तात्पर्य था, जो उसका तात्पर्य था कि लोगों को एकता को विभाजित करना, यानी विभाजित करना है, एक दूसरे से अलग करना। तो उसका जो मेन कार्य था क्या था कि एक दूसरे से अलग करना। तो उसने बंगाल विभाजन को अप्लाई किया, बंगाल विभाजन यानी बंगाल को 2 भागों में बांटने का काम किया, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ऐलान करता है कि बंगाल के विभाजन को ऐलान करता है कि बंगाल को विभाजन का निर्णायक दिन क्या था, तो बंगाल विभाजन का निर्णायक 1905 क्या था, तो बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन का निर्णय किया। बंगाल विभाजन का निर्णायक किया। तो इसी के दौरान हमने देखा कि बंगाल विभाजन का निर्णायक जो निर्णय लिया गया, यार जी कब लिया गया, 1905 में, यानी 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन का निर्णायक रूप से लिया गया। उसके उपरांत 16 अक्टूबर जो पूर्णतः अगर बात करें, जो बंगाल विभाजन हुआ उसके लिए पहली बार जो सामने स्थापित किया गया था 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के लिए निर्णय लिया गया, जो निर्णय लिया गया बंगाल विभाजन के लिए। लेकिन जो पूरी तरह से बंगाल विभाजित हो गया तो वो कब हुआ, बंगाल पूरी तरह से विभाजित होता है 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन, 16 अक्टूबर 5 को बंगाल को विभाजित कर दिया। कब, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजित कर दिया। जो
निर्णायक तिथि निकाली वो 20 जुलाई 1905 थी, लेकिन जो पूर्ण तरह से बंगाल को विभाजित किया 16 अक्टूबर 1905 को पूरी तरह से विभाजित करने का काम किया गया, किसके दौरान, लॉर्ड कर्जन की शासनकाल के दौरान। तो इसी के अंतर्गत हमने देखा कि बंगाल में 16 अक्टूबर को ही जो वहां से नाखुश थे, यानी जो बंगाल में रहने वाले प्रवासी थे, तो उनके दौरान एक शोक दर्शाई गई, जो 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर क्या मनाया जाता है, 16 अक्टूबर 1905 से, यानी 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल के प्रांतीय जो रहने वाले हैं वहाँ के लोग जो हैं, तो उनके द्वारा शोक प्रदर्शित किया गया, जो बंगाल को विभाजन को रोकने के लिए एक शोक व्यवस्था की गई, यानी उसको क्या कहा, तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को क्या गया, बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया गया, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसको बनाया गया बंगाल विभाजन को शोक दिवस के रूप में बनाया गया 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 के रूप में, तो इसको बनाया गया। इसी के टाइम के कारण जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन था वह स्टार्ट हुआ, चलाया गया, जो कौन सा है, स्वदेशी आंदोलन। इसी टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ, इसी टाइम के दौरान, इसी टाइम दौरान इसके दौरान टाइम के कारण बंगाल में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया इसी के टाइम पीरियड के दौरान। स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया बंगाल विभाजन के अंतर्गत, कब चलाया गया, इसी टाइम के दौरान बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन यानी जो 1905 के विभाजन से जो खुश व्यक्ति कौन थे, एक तो अंग्रेज थे, एक तो अंग्रेज व्यक्ति जो अंग्रेजी शासन करने वाले थे वो अंग्रेजी व्यवस्था से खुश थे, और दूसरे कौन थे, तो मुस्लिम जो समुदाय था, मुस्लिम जो समुदाय था, इससे को बहुत खुश था कि उनको एक अलग प्रांत मिल जाएगा, अलग से उनके लिए एक प्रांत होगा, तो अंग्रेजों के द्वारा जो खुश थे, तो इसी से खुश होकर उन्होंने इस चीज का सपोर्ट किया। बंगाल विभाजन का सपोर्ट करने वाले कौन थे, मुस्लिम लीग वाले, मुस्लिम जो समुदाय थे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे बंगाल विभाजन को। तो इसी के अंतर्गत जो बंगाल विभाजन है, इसी के अंतर्गत जब देखते हैं 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है, तो उसके अगले ही वर्ष तो मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना, अब आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, तो मुस्लिम 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई किस वर्ष, 1906 में, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो इसी के अंतर्गत जो मुस्लिम लीग है 1906 में स्थापना हुई, और इसके बाद 1907 में जो कांग्रेस के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में टूटने का काम करेगा, और उसके जो बाद है 1909 में आप देखोगे मार्लियामेंटो आंदोलन, जो मार्लियामेंटो है उसके अंतर्गत एक पंचांग जारी होगा जिसमें मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव निर्वाचित किए जाएंगे। तो उसी के बाद हम देखेंगे, तो इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना है वो क्या है, तो 1911 का दरबार है, जो बंगाल विभाजन है, इसके बंगाल विभाजन से काफी उथल पुथल हो गई थी, जो चीजें हैं उथल पुथल हो गई। तो इसी के अंतर्गत में जो ब्रिटेन के राजा हैं, तो उसी के अंतर्गत वर्ष 1911 में वर्ष 1911 में क्या होता है, दिल्ली दरबार, दिल्ली में दरबार लगता है, दिल्ली दरबार वर्ष 1911 में।
क्या होता है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में दिल्ली दरबार लगने का कारण क्या था? तो दिल्ली दरबार लगने का कारण यही था कि जो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ है, उसी को बंगाल विभाजन के बारे में, यानी उसके अंतर्गत जो बातें हुई हैं उनके बारे में जो है, उनके बारे में बातें होने के कारण, तो इसका इसका उद्देश्य क्या था? तो 1911 में जो है, वर्ष 1911 में ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन के राजा कौन? जॉर्ज फाइव, यानी ब्रिटेन के राजा कौन थे उस टाइम पर? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज फाइव व महारानी महारानी मैरी भारत आए। और आपसे पूछी कि 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा, उसमें के अंतर्गत क्या हुआ? तो उसके अंतर्गत जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द करने का काम किसके द्वारा हुआ? तो 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान उसमें क्या हुआ कि उसमें जो है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज जो पांचवें हैं, पांचवें नंबर के जॉर्ज फाइव का मतलब क्या होता है? तो जॉर्ज फाइव की बात करें, अगर मान लो आपके परिवार में मान लो आपके दादाजी का नाम था, मान लो डैश आपके दादाजी का नाम, यानी आपके दादाजी का नाम मान लियो मैंने आपके, जैसे कि एक नंबर मान लिया, यानी एक, यानी छोड़ो एक नंबर नहीं, मान लो उसका नाम, आपके दादाजी का नाम होगा कुछ भी मान लो राजा राम, जैसे मान लो राजा राम है आपके पास, यानी आपके दादा का नाम राजा राम है, यानी राजा राम। तो राजा राम पहले, अगर आप उनसे कंपेयर करें कि आपके परिवार में पहले राजा राम नाम से आपके दादा हुए, लेकिन आपके पिताजी ने आपका नाम भी राजा राम रख दिया, राजा राम। तो आपको अगर इतिहास में जाना जाएगा तो राजा राम प्रथम कौन थे? आपके दादा। और राजा राम द्वितीय, तो आप अपने आप को प्रदर्शित करेंगे तो इस प्रकार से जो जॉर्ज फाइव है, तो इससे पहले जॉर्ज चार हो चुके हैं, तो इससे पहले चार जॉर्ज हो चुके हैं, तो पांचवें नंबर के जॉर्ज जो है वो दिल्ली दरबार में आने का काम करते हैं। अगर आपको उम्मीद है आपको समझ में आया पूरी तरह से। तो इसी के बाद देखेंगे जो टैगोर जी हैं, इसके अंतर्गत जो क्या क्या हुआ, जो टैगोर हैं, अगर आपने जाना रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके द्वारा आपने देखा होगा गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में मिलने का काम किया गया। तो 1911 में ऐसी क्या क्या घटनाएं हैं, तो महत्वपूर्ण घटना, तो इसी समय में जो बात करें वो इसके वायसराय, इस समय वायसराय कौन थे? इस समय वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। इस समय के वायसराय थे। तो 1911 में क्या हुआ? तो 1911 का मैंने काम किया था, तो 1911 में दिल्ली दरबार जो हुआ 1911 का दिल्ली दरबार, इसका उद्देश्य क्या था दिल्ली दरबार लगने का? अगर इसे छोटी भाषा में लिखें तो इसका उद्देश्य था बंगाल विभाजन को रद्द करना। बंगाल विभाजन को रद्द करना। तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो दिल्ली दरबार है उसका उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन को रद्द करना। तो इसके अंतर्गत अगर बात करें कि इसी समय जो बंगाल विभाजन हुआ, तो उनके स्वागत जो जॉर्ज महारानी आई हैं और राजा पांच आए, यानी पंचम आए हैं, तो उनके स्वागत में एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटित, यानी उनके स्वागत में जो है पहली बार जनगण मन गाया गया। कहाँ पहली बार जनगण मन गाया गया? तो पहली बार जन गण मन, जनगण मन जो राष्ट्रीय गीत है आज के टाइम में, जो वर्तमान काल में हमारे वर्तमान स्वरूप का जो राष्ट्रीय गीत है, तो वो कौन है? जनगण राष्ट्रगान, पहली बार जनगण गाया गया।
किसके द्वारा गाया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया पहली बार जनगण, तो दिल्ली दरबार के अंतर्गत गाया गया। अगर बात करें कि दिल्ली दरबार अब तक कितने दिल्ली दरबार लग चुके हैं, तो दरबारों की बात करें तो दिल्ली दरबार, तो कुल दिल्ली दरबार लगे हैं वो कौन है? 3। तो कुल दिल्ली दरबारों की गिनती कितनी है? 3। कितनी संख्या है उनकी? तो कुल दिल्ली दरबार जो लगे हैं, और बात करें कुल दिल्ली दरबार कुल दिल्ली दरबार कितने हुए हैं? तो कुल दिल्ली दरबार 3 हुए हैं। 3 हुए हैं। कितने? 3 हुए हैं। तो तीनों की बात करें तो वो किस वर्ष से किस वर्ष तक हुए? तो 1877 से 1911। तो 1877 से 1911 में। तो पहली दरबार की बात करें तो पहला दिल्ली दरबार लगा है, पहला दिल्ली दरबार, फर्स्ट दिल्ली दरबार जो है पहला दिल्ली दरबार कब लगा? तो पहला दिल्ली दरबार लगा 1877 में, लिंटन के समय। तो 1877 में किसके समय? लिंटन के समय, लिंटन के समय। में लिंटन के समय। अगर बात करें दूसरे की, दूसरा दिल्ली दरबार कब लगा? तो दूसरा दिल्ली दरबार लगा 1903 में। 1903 में किसके? कर्जन के समय, कर्जन के समय। और तीसरा दिल्ली दरबार जो 1911 में, और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। दिल्ली दरबार जो तीसरा दिल्ली दरबार है 1911 में, तो किसके समय हुआ? वो हार्डिंग के समय। हार्डिंग के समय में हुआ। तो दिल्ली दरबार 3 हुए। तो दिल्ली की भारत में राजधानी जो बनी है इन्हीं दरबारों के अंतर्गत हुई है, जो दिल्ली दरबार के अंतर्गत हुई है। एक नोट करने वाला तथ्य, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार के अंतर्गत ही दिल्ली जो है भारत की राजधानी, भारत की राजधानी 1912 में बनी। में बनी। कब बनी? 1912 में। तो दिल्ली दरबार कितने हुए अब तक? 3 दिल्ली दरबार हुए, जिनमें कुछ फेरबदल करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और दिल्ली दरबारों की जो पहले सेशन है वो कब हुआ? 1877 में, जो लिंटन के समय में हुआ। फिर दूसरा हुआ 1903 में, जो कर्जन के टाइम। और तीसरा जो हुआ 1911 में, हार्डिंग के टाइम पे। तो ऐसे करके हमने 3 दिल्ली दरबारों के बारे में जाना। और जैसे दिल्ली दरबार के बारे में आपने देखा होगा कि दिल्ली दरबार में जो लास्ट का तीसरा दिल्ली दरबार हुआ है, जो तीसरा दिल्ली दरबार हुआ है वो 1911 में, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द करने का काम किया गया है, बंगाल विभाजन को रद्द करने का काम किया गया। और इसमें अगर एक और बात देखें, अगर मैंने आपको बताया पीछे क्लासों में कि 1919 में जो मार्ले मिंटो अधिनियम आया, जिसमें आपने देखा मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 का, 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो मार्ले मिंटो अधिनियम था उसमें मुसलमानों के लिए अलग से पंचांग यानी पंचांग बनाने का कार्य किया गया, जिसमें उनके लिए अलग से मतदान के लिए व्यवस्था देने का काम करने का काम किया गया। जिसमें मार्ले मिंटो क्या था? मार्ले मिंटो क्या था? तो मार्ले जो था
यहाँ वर्सराय, मार्ले की बात करें अगर, मार्ले यहाँ के वर्सराय है, और मिंटो कौन है, जो ब्रिटेन में सचिव है, ब्रिटेन में जो भारत के सचिव है वो कौन है, मिंटो। अगर मार्ले की बात करें, मार्ले कौन है, तो मार्ले ये भारत में वर्सराय, वायसराय। मिंटो भारत के सचिव है, ब्रिटेन में भारत के सचिव, भारत के सचिव, ब्रिटेन में भारत के सचिव कौन है, मार्ले। तो इसमें क्या था, तो इसमें मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था देने का काम किया था, किसने, इसमें क्या था, इसमें मुसलमानों के लिए मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की, अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की। तो इस अधिनियम को गांधी जी के द्वारा निरस्त करने के लिए कहा गया है। तो गांधी जी के द्वारा इसमें अगर बात करें, अधिनियम को सर्वनाश कर दिया है, तो गांधी जी के द्वारा इस अधिनियम को ने भारत का सर्वनाश कर दिया, ऐसा गांधी जी का कहना था। तो गांधी जी का एक कथन है जिसमें गांधी जी द्वारा कथन किया गया कि गांधी जी के द्वारा कहा गया कि इसमें इसके द्वारा जो भारत का है, भारत का सर्वनाश करने का काम किया गया। तो इसी के दौरान हमने देखा कि जो मार्ले मिंटो सुधार है, तो मार्ले मिंटो सुधार के बारे में हमने देखा, जो मार्ले मिंटो सुधार है इसके अंतर्गत इसके द्वारा इसके द्वारा किए गए सुधार को मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो सुधार, इसके द्वारा जो किए गए सुधार हैं उनको क्या कहा है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के, उनको क्या कहा है, मार्ले मिंटो सुधार। तो इसके अंतर्गत कहा गया कि इसे मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम। तो इसे क्या कहा गया, इनको ये क्या कहा है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 या अधिनियम पार्षद अधिनियम के दौरान जो किसके अंतर्गत आए थे, मार्ले मिंटो सुधार, इसके अंतर्गत 1909 के अधिकार के अंतर्गत। तो इसमें सबसे बड़ा दोस्त क्या था कि इसमें सांप्रदायिक प्रधान के तहत जो है मुसलमानों के लिए अलग से पंचांग, जो इसमें ये सबसे बड़ा दोस्त था क्या था कि इसमें मुसलमानों के लिए अलग से पृथक मंडल जो है निर्वाचन मंडल के लिए देने का काम किया गया। तो इसके अंतर्गत जो है आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जो अगर आप देखें इसको एक बार फिर से देखना, अगर जो चीज़ समझ में नहीं आई है उसके बारे में हमें बताना कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आई। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।